नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं किस्सा किताबों का। और आप सबको खबर है कि आज बात क्या होनी है। बात होनी है आज नैना की। नैना एक मशहूर टेलीविजन एंकर, और टेलीविजन एंकर ऐसी जिसकी हत्या हो गई। नैना की हत्या कैसे हो गई? नैना की हत्या किसने की? नैना की हत्या कौन कौन कर सकता था? जब तक आप इस रहस्य लोक में घूमते हैं, उसके साथ साथ आपको टेलीविजन न्यूज की दुनिया का एक पाताल लोक भी दिखता चलता है। पाताल लोक नाम मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं। आप में से बहुत से लोग पाताल लोक देख चुके होंगे, पाताल लोक देख रहे होंगे, और उसको देखकर बहुत से लोगों ने पूछा, भाई आपने पाताल लोक देखा? मैंने पाताल लोक भी देखा, और पाताल लोक के साथ मैंने लाल बाजार भी देखा। और मेरा, अगर आप सीरियल देखना चाहते हैं, जो इस वक्त वेब सीरीज आती हैं, तो उनमें पाताल लोक से ज्यादा मैं रिकमेंड करता हूं कि आप लाल बाजार देखें। वो हालांकि कोलकाता से बन के आई है, लेकिन वो ज्यादा असलियत के करीब है। मगर पाताल लोक में जो मीडिया का पाताल लोक दिखता है वो ज्यादा है। वहां पाताल लोक थोड़ा फ्रिंज में है, साइड में है। लाल बाजार में कहानी क्राइम फिक्शन है, और ये नैना भी एक क्राइम फिक्शन है। और नैना पर बात करने के लिए हमारे साथ आज नैना के लेखक भी मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ, उनके पास चलने से पहले आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और साथ में घंटी बजाएं ताकि आपको खबर मिल जाए कब नया वीडियो आया, कब नया लाइव आया। सत्यहिंदी.com पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता है कि सत्यहिंदी.com सच की एक मुहिम है, और सच की इस मुहिम से आपको जुड़ना है। तो अब सत्य सदस्य की योजना शुरू हो गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप सदस्य कैसे बन सकते हैं। और अब शुरू करते हैं किस्सा नैना का। किस्सा किताबों का में आज है नैना, और नैना के लेखक संजीव पालीवाल हमारे साथ हैं। अब मैं आपसे उनका परिचय करवाऊं। सबसे पहले संजीव, आपका बहुत स्वागत है किस्सा किताबों का में वन आलोक जोशी पर और सत्यहिंदी.com पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी। तो हमने संजीव बहुत कम समय साथ काम किया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक न्यूज रूम में बहुत लंबे समय रहे, लेकिन उस छोटी सी अ, मुलाकात नहीं कहेंगे, उस छोटे से साथ के बाद हमारी दोस्ती बहुत वक्त से चल रही है। और ये क्यों हुआ, ये भी एक समझने की बात है कि जब हम टेलीविजन न्यूज रूम में काम करते हैं तो वो करीब करीब एक्सटेंडेड फैमिली के अंदाज में होता है। वहां अगर आपने 4-6 महीने भी काम किया साथ में, और अगर आपकी बन गई, आपकी पटरी बैठ गई, तो फिर वो रिश्ते लंबे चलते हैं। हालांकि उसके बाद हमने दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया, वहां भी साथ काम किया, लेकिन तब अलग अलग जगह बैठ के काम किया है। तो ये नैना के बारे में मैं कुछ कहूं, किस्सा बता नहीं सकते हैं। कहानी बता दी तो यह है क्राइम फिक्शन, जासूसी उपन्यास, ये खराब हो जाता है। और मैं अपनी राय दूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप बताएं हमारे दर्शकों को, जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जो बाद में जुड़ेंगे वो देखेंगे, नैना है क्या? नैना आपने क्यों लिखी? देखिए, नैना एक सामान्य सी लड़की की कहानी है जो हर लड़की, किसी भी लड़की की हो सकती है। और मैं क्योंकि इसको लिख रहा था तो ये जरूरी था कि मैं अपने ही प्रोफेशन के बारे में लिखूं, जिसके मैं बहुत बेहद करीब हूं और जिसको मैं अच्छे से समझता हूं, जिसको मैं 30 साल से जी रहा हूं। पहले 5-7 साल मैंने प्रिंट में जिया, और उसके बाद से पिछले 26 साल से मैं यहाँ हूं। तो मेरे लिए आसान था नैना को लिखना। और नैना कोई भी लड़की हो सकती है, सामान्य सी लड़की जो एक छोटे शहर से आती है। उसके अपने सपने हैं, अपनी ख्वाहिशें हैं, और उन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए वो किस जद्दोजहद से गुजरती है, उसकी मुश्किलें क्या होती हैं। या सामान्य तौर पर किसी भी लड़की को किसी भी न्यूज रूम में जब वो आती है और छोटे शहर से आती है और एक छोटे से सपने होते हैं, अचानक वो सपने उसको बहुत बड़े लगने लगते हैं और उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो उसके साथ क्या होता है और फिर कैसे वो सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ती चली जाती है। फिर वो एक रैट रेस में तब्दील हो जाती है, और फिर उसकी शोहरत जो है वो आज के दौर की किसी भी एंकर से आगे निकल जाती है, और वो एक आइकॉन हो जाती है, उसका एक नाम हो जाता है। बस ये जो शोहरत है, ये उसके लिए मुश्किल बन जाती है। और जब आपके सपनों से बड़ी आपकी शोहरत हो जाए, आपकी शख्सियत हो जाए, तो जिंदगी जिंदगी में जो मुश्किलें आती हैं वो नैना की जिंदगी में आई।
दरअसल मुझे लगता है मैंने क्राइम फिक्शन तो लिखा, लेकिन मुझे बहुत लोगों ने कहा दरअसल यार ये क्राइम फिक्शन कहाँ है, ये तो रिश्तों की कहानी है, तो मोहब्बत है, प्रेम है, आशिकी है इसके अंदर। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, मैंने इसको क्राइम फिक्शन की तरह लिखा। ये महज एक इत्तेफाक है कि कहानी उसमें इस तरीके की थी जिसमें इश्क है, मोहब्बत है, सपने हैं, ख्वाहिशें हैं, लेकिन है ये क्राइम। ये क्राइम है आप कह रहे हैं, और मैं एक सवाल उठता है, जब कोई आदमी अपनी पहली किताब लेके आता है, वो भले उपन्यास लिखे, वो कविता लिखे, पूछा ये जाता है भाई इसमें आप कहाँ हैं इसकी। ये आमतौर पर पहली किताब में आत्मकथा की ध्वनि आती है। ये किताब ऐसी है कि जिसमें अगर आपको ढूंढा जाए तो फिर बहुत अलग अलग तरह के रंग हैं। सवाल उठ सकता है, मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ गौरव वर्मा हैं या आप यहाँ नवीन कुमार हैं? मैं सब हूँ, मैं दोनों में ही मैं हूँ। मुझे पता नहीं था एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। एक इंटरव्यू आया जिसमें जावेद अख्तर भी थे, जोया भी थी और फरहान अख्तर भी थे। उसमें तीनों से राजदीप सरदेसाई सवाल कर रहे थे। तो जोया अख्तर ने बड़ी अच्छी बात कही जिसको जिसको जो मेरे दिमाग में जाके अटक गई। जोया ने कहा जब आपकी पहली फिल्म होती है, जो चीज आप वो बनाते हो वो पर्सनल होती है, और जो आप उसके बाद तो आप अपने मन से कहानी करते हो। तो मैं सोच में पड़ गया, जो सवाल आपने पूछा है कि क्या वाकई इसमें कुछ पर्सनल था, क्योंकि जोया ने ऐसा कहा कि जो आप पहला काम करते हो वो पर्सनल होता है। तो मेरा इसमें कहना यह है कि इसमें पर्सनल उतना ही है जितना कि मैंने महसूस किया न्यूज रूम में रहते हुए। मैंने अपने जिंदगी में 5 न्यूज रूम में काम किया। अगर मैं दूरदर्शन में काम किया, मैंने VITV में काम किया, मैंने आज तक में काम किया, मैंने चैनल 7 में काम किया, जो बाद में न्यूज 18 बना, फिर मैंने उसमें काम किया और आज तक में काम किया। तो इतने न्यूज रूम में काम करके जो कहानियां मुझे समझ में आई, जो चीजें मैं, तो उसका निचोड़ मैं कहूंगा। हाँ, इस सवाल के जवाब के लिए मैं हमेशा से तैयार था। जब लोग मुझसे पूछेंगे कि तुम नवीन शर्मा हो या गौरव वर्मा हो, तो दोनों ही रूप मेरे हों उसके अंदर। दोनों में ही कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मैं ही नजर आता हूं, क्योंकि मैंने खुद को ही डिस्क्राइब करने की कोशिश की है उसके। क्योंकि दूसरे को करता तो लोग कहते कि ये अपनी खुंदक निकाल रहा है या कुछ कर रहा है, तो वैसी कोई मेरी मंशा थी नहीं उसके अंदर। जी, तो हम दोनों के मित्र हैं अजीत अंजुम। उन्होंने हंस का एक पत्रकारिता विशेषांक निकाला था, अगर आपको याद हो, और उसमें बहुत सारे लोगों ने कहानियां लिखी थी। अब वो शायद आपके पीछे कहीं रखा हो, आप उधर देख रहे हैं। आप कहें तो मैं उठा के ला सकता हूँ, अगर आप कहें। नहीं, अभी उठा के न लाएं, लेकिन बहुत लोग उसे ढूंढेंगे। अगर हंस वालों को आप जानते हो तो कहें भाई उसका भी एक रिप्रिंट किताब की शक्ल में बना दें, ताकि वो लोगों को मिल सके। उसमें ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, किरदार हैं, जिसमें सामने साफ साफ शक्लें दिखती हैं, पहचान में आती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल और है कि आप ने ये जो लिखा है, इसको पढ़कर कई बार ये लगता है, कहीं कहीं, जैसे मैं खुद बहुत समय न्यूज रूम में रहा हूँ, मुझे भी ये लगने लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी आंखें बंद थी, मुझे ये सब दिखता नहीं था और ये सब चल रहा है। कहते तो बहुत लोग फिल्मों में, देखिए जैसे अभी मैंने नाम लिया, पाताल लोक देख लीजिए, या आप वो देख लीजिए लाल बाजार, या कुछ फिल्मों में आप न्यूज रूम देख लीजिए, तो वहां ऐसा लगता है कि बिल्कुल जैसा इल्जाम इस वक्त आप सुशांत सिंह राजपूत के मामले में फिल्म इंडस्ट्री पे लग रहा है, बिल्कुल उसी तरह की कलरफुल कहानियां, रंगीन किस्से मीडिया के बारे में भी कहे जाते हैं। क्या वो सब उतना है जितना इस किताब में कहा गया है? देखिए, किताब है तो थोड़ा तो अतिशयोक्ति होगी उसके अंदर। मसाला बनाया जाएगा, घटनाएं सोचनी पड़ेंगी आपको। एक जो आपका रीडर है वो क्यों पढ़ेगा आपकी किताब? एक फ्लैट कहानी होगी तो कोई नहीं पढ़ेगा ना उसको, अगर आप उसमें मसाला नहीं डालेंगे, अगर आप उसमें किरदार नहीं क्रिएट करेंगे। तो एक तरीके से, क्योंकि ये तो जॉनर ही फिक्शन है, तो किताब तो फिक्शन है। लेकिन आपने जो पूछा क्या वाकई में न्यूज रूम में ऐसा होता है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि न्यूज रूम में ऐसा होता है, लेकिन लोग तो एक ही जैसे होते हैं ना हर जगह। वो किसी न्यूज रूम में हो, किसी फिल्म इंडस्ट्री में हो, मेडिकल में काम कर रहे हो, या किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हो, वो कोई भी प्रोफेशनल हो, लोग तो होंगे ना। जब लोग होंगे तो वहां रिश्ते भी बनेंगे, वैसा बहसी भी होगी, ताल्लुकात भी बनेंगे। वो जो सब कुछ किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है, उतना ही न्यूज रूम में भी होता है। और जो शुरुआत जहां से आपने की थी,
मैं उस चीज पे वापस लौटना चाहूंगा कि टीवी इंडस्ट्री के बारे में इस देश में लोगों को पता नहीं है। टीवी इंडस्ट्री को लोग सिर्फ स्क्रीन से समझते हैं कि उसके पीछे कितने लोग हर रोज 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे और कई कई बार तो एक एक दिन पूरा वो उसी न्यूज रूम में निकाल देते हैं। अब तो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर हो गई है, प्लानिंग हो गई है, ये फिक्स हो गया है कि इतने घंटे आप न्यूज रूम में लेंगे। लेकिन जब हमने और आपने करियर शुरू किया था उस वक्त तो आ गए जाएंगे कब, अब ये पता नहीं था कि हम कब जाएंगे। तो वो जो बॉन्डिंग होती थी, क्योंकि इतनी देर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, इतनी बातें करते हैं कि कब हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो वही किस्सा इसके अंदर है, जो रिश्ते बन गए वो बन गए। अब रिश्तों में कौन किसका कितना फायदा उठा रहा है ये इंडिविजुअल के ऊपर है। हर तरीके के लोग हैं, सब गौरव वर्मा जैसे लोग भी हैं, नवीन शर्मा जैसे लोग भी आपको मिलेंगे, और नैना भी है, तो और आमना चौधरी भी है। नहीं जो तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो कहीं और है वो मीडिया के अंदर है, नहीं, मीडिया में भी उतना ही सब कुछ है जितना कहीं और है। बस तो आपने कहा दिखाई नहीं देता, तो बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं हमारे और आपके आसपास जो किसी को कुछ पता नहीं लगने देते। आपके बराबर में बैठ के इतना धीरे धीरे बात करते रहेंगे, बराबर में बैठे होंगे, आपको सुनाई भी नहीं दे रहा होगा वो क्या बात कर रहे हैं। जी, तो आपने कहा बराबर में बैठे होंगे, सुनाई नहीं देगा, लेकिन और किस्से, जैसे इस किताब के अंदर कुछ किस्से आ रहे हैं। अगर कुछ शोर आ रहा है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। यहाँ आसपास एक तो बारिश बहुत तेज चल रही है कुछ दिनों से, और कुछ हल्ला गुल्ला भी। बाइक आजकल बिना साइलेंसर वाली चलती हैं तो उससे भी हल्ला आता रहता है। लेकिन ये कुछ चीजें, इसमें कुछ एंगल ऐसे हैं, मुझे ये लगता है कभी कभी कि इंसान, और ये मैंने पहले जब आर्टिकल 15 फिल्म आई थी अभी हाल में, उसको देख के कहा कि अगर आप पत्रकारिता सीधे रास्ते से होने के रास्ते बंद करेंगे तो फिर उसके दूसरे रास्ते निकलेंगे। लोग कविताएं लिखेंगे, लोग फिल्म बनाएंगे, क्योंकि जो बात है वो तो निकलेगी, बात को तो रोक नहीं सकते हैं। तो उपन्यास लिखना भी एक्सप्रेशन का एक तरीका ही है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे डायलॉग हैं जो शायद सच हों, लेकिन उनको अगर आप इसी अंदाज में सच के तौर पर, फैक्ट के तौर पर लिख देंगे तो आप पर मीटू का, पॉश का केस चल सकता है। लेकिन फिक्शन में ये चल जाएगा आराम से। तो क्या ये उपन्यास लिखने की वजह ये भी हो सकती है? और कुछ ऐसा भी है जो आपने सोचा, लिखा और फिर छोड़ दिया कि नहीं, जाने दो, ये ठीक नहीं रहेगा? देखिए, लिखते समय जब मैं लिख रहा था तो बहुत सारी चीजें, क्या होता है जब आप लिखते चले जाते हैं अपनी रॉ के अंदर, तो आपको बाद में लगता है कि नहीं यार ये लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि अनुभव ही तो है। अनुभव आपने किसी न्यूज रूम में किसी चीज का महसूस किया, अगर आप उसको वैसे ही लिख देंगे, और जब आप इतना करीब लोगों के रहे हो, तो फिर मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रेफरेंसेस इसके अंदर ऐसे हटाए जो किसी को ये ना लगे कि उसके बारे में लिख दिया। वो मेरी कोई मंशा नहीं थी, मैं एक कहानी लिख रहा था। लेकिन कहानी जब आप उठाते हैं तो कहानी क्या होती है, कहानी तो आप ही के आसपास से उठती है ना। लेकिन गौरव शर्मा जैसे लोग नहीं है क्या? हाँ है। क्या गौरव शर्मा जैसा इंडस्ट्री में कोई है? मैं कहूंगा नहीं है। नवीन शर्मा जैसे लोग हैं? हाँ हैं। क्या मेरे करीब कोई था? हाँ नहीं था। लेकिन क्या मैंने ऐसे किसी आदमी के बारे में सुना है? हाँ सुना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, नैना जैसा मेरी जिंदगी में कोई नहीं था। मैंने ऐसे किसी शख्स से नहीं बना, ये पूरी तरीके से मेरा किरदार था। लेकिन इसको लिखते हुए मैंने बड़ी सावधानी बरती। इसलिए सावधानी बरती क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई भी नैना को बुरी नजर से देखे। मेरी पूरी कोशिश ये थी इसको लिखते हुए कि नैना से सबको एक तो प्यार होना चाहिए और सबको उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। ये मेरी पूरी कोशिश थी कि नैना कोई भी हो सकता है। और आलोक जी, हम और आप इतना इस जगह रह के आए हैं, और ये हमारे घर में भी बेटी है, हमको पता है कि कितनी मुश्किलें होती हैं लड़कियों को इस प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि ये प्रोफेशन इतनी मेहनत आपसे मांगता है, इतना निचोड़ लेता है आपको कि आसान नहीं होता। एक तो वैसे ही मुश्किलें हैं, ऊपर से ये इतनी मेहनत वाला और इसका रूथलेस है। मतलब यहाँ कोई किसी की कदर नहीं करता। वो जमाना चला गया जब आप और हम साथ काम करते थे, एक रिश्ता बन जाता था जहां की वो 30 साल पहले की मुलाकात है और रिश्ता आज भी बना हुआ है। एक दूसरे को कभी भी फोन पे उठा के कुछ भी बोल सकते हैं, मांग सकते हैं, कह सकते हैं यार ये कर देना। आज वैसा नहीं है। आज तो मतलब एक दूसरे को खा जाएंगे, वो स्थिति है। पुराने लोगों की वजह से बचा हुआ है, वरना तो कंपटीशन तो आपने भी देखा है अपने जमाने में, न्यूज रूम में 2 एंकर्स के बीच का।
वो कंपटीशन तो हमने देखा है, लेकिन एक चीज आपने, और खास तौर पे मैं इसको इतनी बड़ी किताब में से कुछ हिस्सा बता रहा हूँ क्योंकि मैं मजा खराब नहीं करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि देखिए, जो सामान्य पाठक हैं जिनका मीडिया इंडस्ट्री से कोई वास्ता नहीं है, उन्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए। उनका मजा खराब हो जाएगा अगर मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा। और जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको तो जरूर पढ़ना चाहिए, संजीव पालीवाल चाहे जो कह रहे हो। लेकिन आपको उसमें बहुत सारे चेहरे देखने को की कोशिश करनी चाहिए और अपने दांव लगाने चाहिए कि किस किस शक्ल में कौन दिख रहा है, तो आपके लिए वो अलग आनंद की अनुभूति होगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन एक ये जब नैना का इंटरव्यू होता है, वो मुझे लगता है ऐसे इंटरव्यू आपने भी बहुत से लिए होंगे, और वहां से वो शुरू हो रहा है जब आप नौकरी में रख रहा है। नवीन शर्मा उससे जब बात करता है, वो कहता है कि साहब मेरा कोई विचार नहीं होता है, मैं सिर्फ जनता की नुमाइंदगी करता हूं। और नैना उसका जवाब देती है, लेकिन सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई। जब आपकी कोई विचारधारा ही नहीं है तो आप सही गलत का फैसला कैसे करेंगे? कैसे आप अपनी राय बनाएंगे और जनता को बताएंगे कि सही और गलत क्या है? जब आप ही सही और गलत का फैसला नहीं करेंगे तो बाकी लोग कैसे जानेंगे कि उनकी या हमारे समाज और देश की भलाई किस में है? आप कहेंगे कि ये किरदार भी कोई नहीं है, या ऐसे किरदार बहुत सारे हैं आजकल। ये नैना किसकी छाया है? ये मेरे दिमाग की उपज है। मैंने कहा किसी की छाया नहीं है। कि सिर्फ मैंने अपने, ऐसा कोई इंटरव्यू कभी मैंने लिया नहीं तो मुझे पता नहीं है। ये सिर्फ मैंने अपने दिमाग से लिखा। और क्योंकि मैं जब इंटरव्यू लेता था तब इस तरीके का माहौल था नहीं। पिछले 5-7 साल से तो मैंने इंटरव्यू लेने बंद ही कर दिए हैं, तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मैं जिस दौर में 2013 की कहानी लिखी है मैंने, तो 2013 में मैं इंटरव्यू लेने बंद कर चुका था तब तक। नहीं, ये जॉब इंटरव्यू की बात हो रही है। नैना मैं कोई जॉब लेने बंद कर चुका था। 13-14 के बाद मेरे पास इतनी पावर नहीं बची थी कि मैं इंटरव्यू ले सकता किसी को जॉब दे सकता। हाँ, लेकिन ये जो बात कह रही है वो बात तो उसकी एक पाठक के तौर पे आप इसको जिससे चाहे उससे जोड़ लें, लेकिन एक लेखक के तौर पर ये पूरी मेरे दिमाग की उपज है। और आपको ऐसा लगता है अब, जैसे खास तौर पे जो सुशांत सिंह राजपूत का किस्सा चल रहा है, उसका जिस अंदाज में मीडिया ट्रायल चल रहा है, उसके बाद आपको लगता है कि अब आपको अगली किताब के लिए क्यों मिलता जा रहा है? क्यों मिलता जा रहा है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं इससे ज्यादा क्या सोचूंगा अगर मैं लिखना शुरू करूँ। इतना तो सब लोग सोच चुके हैं इसके अंदर। मुश्किल ये है, मैंने सोचा एक बार कि मैं इसके ऊपर किताब लिखता हूँ। हर रोज पेपर खोलता हूँ, हर रोज टीवी देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ यार ये तो नया एंगल निकाल दिया इन्होंने। मतलब आप देखिए, इसमें जो है वो तंत्र मंत्र भी है, मतलब औरतों की आपस में लड़ाई भी है। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा विरोध दया चक्रवर्ती का कौन कर रहा है? सुशांत की सारी बहनें, उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड। अब अगर आप किताब में लिख दें कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, तो लोग चढ़ बैठते हैं सर के ऊपर कि ये क्या है यार, कैसी वाहियात बात कर रहे हो। लेकिन मैं देख रहा हूं इसके अंदर हो क्या रहा है। जिस तरीके की सारी चीजें खोज के निकाल के पब्लिक डोमेन में डाली जा रही हैं, मतलब ना तो पुलिस रोक रही है, ना कोई रोक रहा है, सब मतलब आपकी पर्सनल कॉल डिटेल भी पब्लिक कर दी जाएंगी। सब कुछ पब्लिक हो गया, तो मतलब बचा क्या? मतलब आप सोचिए, लिखने के वाले के ऊपर बतौर लेखक मैं 4-5 दिन से सोच रहा हूं कि मैं अगर इसमें लिखूं तो क्या लिखूं। अब मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूं, सीरियसली मैं सोच रहा हूं कि मैं सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर कुछ लिखूं। लेकिन अब मैं उस उलझन में हूं कि मैं ऐसा क्या लिखूं जो शॉकिंग हो, जिसको देख के कहें अच्छा ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इस समय हमारे जितने क्राइम रिपोर्टर्स हैं, सबने ऐसी स्टोरीज कर दी हैं, ऐसी कर दी हैं कि किसी भी लेखक के सोच से परे जा चुके हैं वो लोग। तो यानी उपन्यास लिखने की जरूरत नहीं रह गई, रोज अनेक उपन्यास लिखे जा रहे हैं। नया ट्विस्ट है, रोज नया। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को आरुषि हत्याकांड पे भी बड़ा मन था उपन्यास लिखने का, लेकिन उस वक्त भी मैं ये नहीं तय कर पाया कि मैं उसका अंत कैसे करूंगा। आज मेरे पास उसका अंत है, बहुत ही सॉलिड अंत मेरे पास है। अब अगर मैं आज उसको लिखूंगा तो यस वो शॉकिंग होगा, लेकिन पता नहीं मैं उसको लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मैं 10-12 हजार वर्ड मेरे पास पहले के रखे हुए हैं उस जमाने के। सुशांत सिंह राजपूत पे भी मैं सीरियसली सोच रहा हूँ कि मैं उसको लिखूं, लेकिन वही बात है कि इतना कुछ पब्लिक डोमेन में आ चुका है, इतना सब कुछ हो चुका है, इस कहानी को नए सिरे से पिरोना होगा। और फिर वही बात है, देखिए लेखक क्या है, लेखक तो समाज से उठाएगा, लेखक कहीं और से तो उठाएगा नहीं।
छोटी सी घटना को लेखक उसको बड़ा बनाता है, फिर उसमें कौतूहल पैदा करता है, सस्पेंस डालता है, थ्रिल डालता है और रिश्तों की ऐसी कहानी जोड़ता है कि आदमी को वो सच लगने लगती है कहानी। तो सुशांत सिंह राजपूत तो हमारी इमेजिनेशन से बहुत दूर चला गया। एक सिंपल सी चीज थी और उसको इतना दूर हमने पहुंचा दिया है, इमेजिनेशन से परे है वो किसी के। तो सुशांत का किस्सा तो आपने कहा इमेजिनेशन से परे है, आरुषि का आपने जिक्र किया, और आपकी किताब पढ़कर सबसे पहले लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि एक न्यूज एंकर की हत्या हुई थी कुछ साल पहले, ये उससे जुड़ता है क्या? मैंने देखा, कोशिश की, तो मुझे वहां जुड़ता हुआ दिखता नहीं है। लेकिन फिर मैंने थोड़ा और पीछे अपना दिमाग दौड़ाया तो एक प्रिंट जर्नलिस्ट की हत्या हुई थी और उससे मुझे इसके तार जुड़ते हुए दिखते हैं। तो जैसे हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो क्या यहाँ एक एक कैरेक्टर के अंदर एक तरह से जो दिमाग में लाइब्रेरी है, आर्काइव है, उसमें से शेड्स निकल के आ रहे हैं और वो लिखे जा रहे हैं? जी, आप कह सकते हैं, ये बात मैं मान सकता हूँ। एक तो सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या ये है आलोक जी कि जिन लोगों ने भी मुंबई में न्यूज रूम लिखा है, उनको न्यूज रूम का आइडिया नहीं है कि न्यूज रूम काम कैसे करते हैं। तो हमारे देश में भी लोगों को नहीं पता है न्यूज रूम काम कैसे करते हैं। तो उपन्यास लिखने की मेरी जो बड़ी वजह थी न्यूज रूम को बेस बनाने की, वो ये था कि मैं कम से कम जो लिखूंगा वो ऑथेंटिक होगा, वो न्यूज रूम ऑथेंटिक लगेगा, उसमें कोई फर्जीवाड़ा नहीं लगेगा। आपने कहा पाताल लोक, मैंने पाताल लोक देखा नहीं, मैंने पिछले 4 महीने से टीवी नहीं देखा है। मैंने प्रण किया हुआ है कि मैं जब तक लिखूंगा तब तक टीवी नहीं देखूंगा। मैं सिर्फ किताबें पढ़ूंगा। आजकल मैं सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ता हूँ, अपना काम करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, मैं न्यूज देखता हूँ, बाकी टीवी नहीं देखता। मैंने बंद कर रखा है। पाताल लोक में मुझे कहा बहुत ज्यादा अतिरंजित हो गया है वो न्यूज रूम उस तरीके से। मैंने नहीं देखा, मुझे बताया, मैंने बताया आपको, ये मेरी भी राय यही है कि पाताल लोक में जो दिखाया गया है वो अब दुनिया में कहीं है नहीं। वो अगर कहीं है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये और बात है कि पाताल लोक से ज्यादा गहरे गड्ढे इस मीडिया में खिलाड़ी हैं हमारे यहाँ, लेकिन उस लेवल पे उतना फैशीपना जिसको कहते हैं ना, शायद नहीं है। उसको कहना वो ठीक नहीं है। इंडिविजुअल अपने आप जो कुछ करते हैं वो जहां जैसे सब जगह करते हैं, वो वहां भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। तो लेकिन जितना बेशर्मी से कोई दिखा देते हैं वो लोग, वैसा होता नहीं है। तो एक तो बड़ी वजह ये थी। और यस, कहीं ना कहीं वो जो मर्डर केस हुआ था जिसमें मंत्री भी इन्वॉल्व थे, शिवानी भटनागर मर्डर केस की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे था कि वो घटना हुई है। तो अगर कैरेक्टर इसमें कहीं एक जुड़ा है तो वो उसकी एक वजह है, बैक ऑफ द माइंड वो था। क्योंकि वो कैरेक्टर पहले नहीं था, जब मैंने लिखना शुरू किया था वो कैरेक्टर पहले सीन में था नहीं। वो बाद में लिखते लिखते मुझे लगा कि इसको मैं एक एलिमेंट देने की जरूरत है। वो एलिमेंट देने के लिए फिर मैंने उसमें वो एक एंगल आ जाएगा, एंगल डाला उसके। तो जो आपने कहा कि साहब ऐसी चीज होनी चाहिए उपन्यास में जिसमें लोगों को कुछ शॉक लगे, ये जरूरी क्यों है? क्या ये राइटिंग का आपने कोई राइटिंग आपको स्वाभाविक तौर पे आई है, या राइटिंग की आजकल क्रिएटिव राइटिंग की भी क्लासेस होती हैं, आपने कोई उसमें से किसी का इस्तेमाल किया? बढ़िया बात पूछी आपने। देखिए, क्योंकि मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं बचपन से क्राइम पढ़ता चला आ रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है। ये जितनी पीछे किताबें आप मेरे देख रहे हैं, उधर भी, अंदर कमरों में भी, सब जगह क्राइम ही है। बदकिस्मती से हिंदुस्तानी क्राइम तब से छूट गया पढ़ना क्योंकि लोग नहीं बचे और अकेले सुरेंद्र मोहन पाठक बचे। तो सुरेंद्र मोहन पाठक इसलिए छूट गए क्योंकि कार आ गई पास में, ट्रेन और बस से जाना बंद हो गया। तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे किताबें खरीदा करते थे, तो वो मसला खत्म हो गया, तो वहां से वो छूट गया। फिर जब से फ्लिपकार्ट ने किताबें बेचने का धंधा जिस दिन से शुरू किया, उस दिन से जिंदगी बहुत आसान हो गई। घर पे किताबें आने लगी और मैंने अंग्रेजी किताबें पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने अंग्रेजी किताबें पढ़नी शुरू कर दी तो मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, मैं लिख सकता हूँ। तो मैंने आधी अधूरी कोशिश कई बार की। मैंने आपसे कहा 2007-8 में भी मैंने कोशिश की। मैंने सन 2000 में पहली बार ये कोशिश की थी वीडियोकॉन टावर में। अच्छा, 7th फ्लोर के ऊपर बैठ के वो एक चैप्टर मैंने लिखा था। वो पहला चैप्टर काम करते थे, तब हम साथ काम करते थे और वहां मैंने वो चैप्टर लिखा था। उस चैप्टर की 2-3 लाइनें मुझे आज भी याद है। वो चैप्टर मुझसे कहीं खो गया। वो ऑक्टोपस में लिखा था मैंने, वो कहीं मिस हो गया। उसके बाद वो पता नहीं वो कहाँ गया। तो कहानी ऐसी थी कि वो भी एक लड़की की कहानी थी। वो यही कहानी थी, छोटे शहर की लड़की आई थी वो, और जून का महीना था। वो स्टूडियो में सुबह सुबह आती है अपनी शिफ्ट में 6 बजे और वो न्यूज पढ़ना शुरू करती है और उसको ठंड लगने लगती है, दांत कटकटाने लगती है। क्योंकि वो अक्सर हमारा न्यूज रूम में, वो स्टूडियो में एसी इतना ठंडा हो जाता था कि उसको बंद कराना पड़ता था। तो वो मैंने वहां से लिखा था। तो लिखने की चाहत
मेरे अंदर तब से थी, लिख नहीं पाया, पूरा मुकम्मल नहीं कर पाया। जैसे मैंने इस किताब में लिखा है कि मेरे पास 5 उपन्यास अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन जब नैना लिखना शुरू किया तो वो पूरा होता चला गया। तो कहते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पता, पर लेखकों की दुनिया में कहा जाता है कि हर उपन्यास की अपनी एक किस्मत होती है, वो किस्मत लेके आता है। तो नैना शायद अपनी किस्मत लेके आई थी कि उसको पूरा होना था और उसको मशहूर होना था, तो वो नैना मशहूर है आज। और जैसे पांडे जी का जिक्र किया है आपने कि पांडे जी ने हाँ सर जी, पे चढ़ के लिखवा लिया, उन्होंने लिखवा लिया। वो रोज मुझसे आके कहते थे, लाइए अगली किस्त, अगली किस्त, अगली किस्त। तो वही है, तो किस्मत थी कि वो पड़ गए मेरे पीछे, तो वो हो गया काम और मैं लिखता चला गया हर रोज चलिए रात हो में गया। बैठ के। बहुत दिलचस्प है संजीव, ये किताब मुझे बहुत पसंद आई, मजा आया, और मैं दर्शकों को भी कहूंगा। और इस वक्त कोई खास, अभी 2 दिन पहले की सेल में तो ऑफर चल रहा था, अभी वो ऑफर जारी है इस पे, कोई आज भी है, छूट आज सुबह से उन्होंने लिमिटेड डील कुछ लगा रखी है, आज या सुबह से आपके चल रहा है। या आपके प्रकाशक कुछ ऑफर दे रहे हैं? प्रकाशक नहीं दे रहा, अमेजोन दे रहा है, बेच रहा है किताबें, सस्ती बेच रहा एक है। अच्छी बात और है जिसपे मैं लोगों का, दर्शकों का भी और आपका भी ध्यान खींचना चाहता हूं जरूर, कि ये जो किताब है नैना, ये वेस्टलैंड बुक्स ने पब्लिश की है, और जिस इनका एक इम्प्रिंट बोलते हैं, खास जो सीरीज होती है उसको इम्प्रिंट इंग्लिश में बोला जाता है। एका नाम की एक सीरीज है, और एका आप जानते हैं सब क्या होता है, एका एकता होती है, हमारा एका। और एका नाम से ये भारतीय भाषाओं में किताबें छाप रहे हैं, 10 भारतीय भाषाओं की ये सीरीज है। और हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती, मराठी, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम इसमें शामिल हैं। इन भाषाओं की किताबें ओरिजिनल लिखी हुई, और इन भाषाओं में एक दूसरे के अनुवाद, यानी हिंदी से तमिल में अनुवाद, तमिल का हिंदी में अनुवाद, ये सीरीज का काम इसमें चल रहा है। और 2020 के लिए इन्होंने बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट लिखी हुई है कौन से लेखक इस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत जबरदस्त कोशिश है, इसके लिए वेस्टलैंड बुक्स को भी बधाई दी जानी चाहिए कि वो भारतीय भाषाओं के लिए काम कर रहा है। ये इस वक्त बहुत मुश्किल काम है। एक हमारे दोस्त हैं जमील साहब, वो कथा कथन नाम से एक चैनल चलाते हैं, और एक उनका जमील गुलरेज साहब, इनिशिएटिव है, जमील गुलरेज साहब। वो बहुत पुराने वेटरन है एडवर्टाइजिंग की दुनिया के, लेकिन आजकल वो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के काम में लगे हैं। वो खुद उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं किसी, और उनके एक आयोजन में गया था, किसी भी भाषा का कुछ भी लेकर आइए और सुनाइए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ, अनुवाद भी नहीं हो रहा है, दूसरा आदमी तर्जुमा करके भी नहीं बता रहा है, लेकिन फिर भी आपको मजा आता है। तो ये भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके लिए भी मैं अलग से आपको, और आपने ये प्रकाशक चुना या प्रकाशक ने आपको चुना पता नहीं, जैसे किताब ने लेखक को चुन लिया, ऐसे प्रकाशक ने भी आपको ढूंढ लिया हो। तो आलोक जी, मैं कहता हूँ ना, किस्मत होती है कि ये जो मेरी एडिटर है मीनाक्षी ठाकुर, वेस्टलैंड में है, ये पहले दूसरी कंपनी में होती थी, और इनके एक और साथी थी, अनु सिंह चौधरी। हाँ, अनु सिंह चौधरी जिन्होंने आर्या लिखी है, हाँ, आर्या की लेखक हैं, और भी किताबें लिखी हैं उन्होंने, और भी किताबें उन्होंने लिखी है। तो अनु सिंह चौधरी ने 2014 में मुझे मिली थी, वो ऑक्सफोर्ड बुक हाउस में, कनॉट प्लेस में, एक प्रोग्राम में। तो उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं कुछ लिख रहा हूँ। तो 2014 में अनु सिंह चौधरी ने मुझे कहा कि आप जो किताब लिख रहे हैं वो मुझे दे दीजिए, हमको वो किताब छापनी है। ओके। मैं हैरान हो गया कि उनको किसी ने बता दिया। फिर उन्होंने मुझे मीनाक्षी ठाकुर से मिलवाया, कहा ये मिलिए, ये हमारी हेड हैं, और ये संजीव किताब लिख रहे हैं, ये हमको किताब देंगे। मैं बड़ा हैरान हो गया, मैंने कहा चलो, कह दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। उसके बाद अनु सिंह चौधरी ने मुझे फोन किया, उन्होंने मुझे 2 बार फोन किया कि वो क्या हुआ, आपकी किताब कहां तक पहुंची। तो किताब लिखना जो है, वो आप देखिए कि किताब तो बनना था, मुझे लेखक बनना था, नैना को बनना था, तो सारे मानक वैसे बनते चले गए। वक्त जरूर लगा 5-7 साल का, लेकिन इसको होना था। तो किस्मत जो है ना, वो डेस्टिनी बहुत बड़ी चीज है। हम उसको खारिज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम कर रही होती है, हमको पता नहीं चलता। तो मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ। तो आप डेस्टिनी को मानते हैं, तो आपकी किताब लिख गई। मैं नहीं मानता हूं, तो मेरी किताब नहीं लिखी गई। लेकिन ये जो नाम आपने लिया, अनु सिंह चौधरी का, ये नाम मैंने कई लेखकों से सुना है, और मुझे लगता है कि उनको इस बात का श्रेय मिलना चाहिए कि उन्होंने अनेक लोगों के पीछे पढ़कर ऐसे उनकी किताबें लिखवाई हैं। मेरे और दोस्त भी, जब उनकी किताबों का जिक्र मैं करता हूँ, तो वो अनु सिंह चौधरी को साथ में टैग करते थे। मैं ये नहीं समझ पाया कि ये क्यों टैग कर रहे हैं इनको,
अब मुझे समझ में आ रहा है कि उनके टैग करने की वजह क्या है। ऐसे लोगों की भी इस समाज को बहुत जरूरत है जो न सिर्फ अपना काम करते हैं बल्कि दूसरों को भी लगातार कोंचते रहते हैं इस बात के लिए कि भाई वो काम जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है, वो काम जो तुम्हारे हिस्से का है, उसे पूरा करो। ये इनको अंग्रेजी में कैटलिस्ट कहा जाता है, उत्प्रेरक उसका हिंदी में शुद्ध शब्द है। लेकिन मेरा ख्याल है संजीव बहुत अच्छा आपने काम किया। जिन लोगों ने भी आपको इसके लिए कोंचा, उनको सबको आपको दिल से शुक्रिया करना चाहिए, जो आपने किताब में भी किया है, अलग से भी करते होंगे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, किताब पर इतनी बात करने के लिए। और अब मैं दर्शकों से एक बार फिर आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।